So we were saying that what is cellular system and why a cellular system, what is the reason behind it. रीज़न यही है कि वी हैव मोर एंड मोर सब्सक्राइबर, राइट। हमारे पास सब्सक्राइबर्स क्या हो रही है, हमारे पास सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे गैजेट्स बढ़ रहे हैं, हमारे डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं जिनको सिग्नल्स चाहिए होगा, रिक्वेस्ट जो कर रहे होंगे सिग्नल्स के लिए, रिक्वेस्ट कर रहे होंगे चैनल्स के लिए फॉर द फ्रीक्वेंसीज। हम हमारे पास जो चैनल है भी फ्रीक्वेंसीज हैं जब हम वायरलेस की बात कर रहे हैं, राइट। सो अगर आपने ये टावर्स वगैरह देखे हैं जो बेस स्टेशन है, आपने अपने इर्द गिर्द घर के करीब या यूनिवर्सिटी के करीब कहीं पे भी आप जाते हैं बाहर, तो आपको ये बिल्डिंग्स के ऊपर टावर्स नज़र आ रही होती हैं, दैट आर एक्चुअली बेस स्टेशंस, ठीक है। वो बेस स्टेशन से हम अपने हमारा जो सेल फोन एक्चुअली ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी बेस स्टेशन के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं। एंड टू एंड पे वही कनेक्ट हमें करवाता है थ्रू ओवरऑल सिस्टम, राइट। पीछे तो हमारे पास बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा होता है, लेकिन एंड जो है एंड पे हमें यही बेस स्टेशन ही सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा होता है, राइट। सो पहले जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिमिटेड है, लिमिटेड थी नहीं बल्कि लिमिटेड है अभी भी। ये इट्स अ प्रॉब्लम बट इट हैज बीन टैकल्ड बाय सेल्युलर सिस्टम, ठीक है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिमिटेड है और हमारे पास सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्या हो कि सब्सक्राइबर जितने भी हों हमारे पास, हम विद इन सेम लिमिटेड फ्रीक्वेंसी उन्हीं सारे सब्सक्राइबर्स को अकोमोडेट करवा सकें, ठीक है। हमारे फ्रीक्वेंसी तो लिमिटेड है लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। अब उनको कैसे हमें जगह देनी है, उनको कैसे उन सबकी रिक्वेस्ट को कैसे एक्सेप्ट करना है, राइट। फॉर दिस हम सेल्युलर सिस्टम हम लेकर आए। अब सेल्युलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है आपका बेल लैब्स लेकर आया था। इस सेल्युलर सिस्टम में होता ये है कि अब हमारा जो एम, हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को अकोमोडेट करवाना है। बट हाउ विल वी रीच टिल देयर, वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे। फॉर दैट वी हैव सम कॉन्सेप्ट, वी हैव सम आइडियाज़। अब हमारे कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ क्या हैं, हमारे कॉन्सेप्ट और आइडियाज़, सबसे पहले हमने अपना जो जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे हमें कवरेज प्रोवाइड करना है, राइट, उसको हमने डिवाइड कर दिया स्मॉलर यूनिट्स में, ठीक है, जिसको हम सेल कह रहे हैं, राइट। इट्स नॉट जस्ट कि हमने पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक ही, जो वजह आप बात कर रही थी ना कि हमने एक बेस स्टेशन को एक बेस स्टेशन लगाया था, हमने बहुत सारे लगा दिए। इट्स जस्ट फॉर अ फिक्स जोग्राफिकल एरिया। जैसे अभी आप अपने घर में बैठी हैं, जो आपके घर का एरिया है वहाँ पे एक बेस स्टेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो वो बेस स्टेशन कवरेज प्रोवाइड करेगा सिर्फ आपके एरिया को, राइट। जितनी उसकी कवरेज होगी विद इन एक एरिया, मतलब जरूरी नहीं है पर्टिकुलरली आपका एरिया, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने भी एरिया हैं जो उस बेस स्टेशन के कवरेज में आते हैं वो उनको कवरेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये उस वक्त की बात है जब सेल्युलर सिस्टम मौजूद नहीं था, तो यही हमारे पास जोग्राफिकल एरिया है और हमने एक बेस स्टेशन लगा दिया है, वो कवरेज प्रोवाइड कर रहा है, वो हाई पावर ट्रांसमीटर है उसका, तो वो बहुत ज़्यादा कवरेज देगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एरिया भी तो बड़ा है। लेकिन फिर हमने अपने उसी एरिया को स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। जब हमने स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया तो अब हमारा जो हाई पावर ट्रांसमीटर है दैट वुड नॉट बी वर्किंग करेक्टली, राइट, क्योंकि उसकी जो कवरेज है वो ज़्यादा है। अब हमारे पास यूनिट्स छोटे हैं, हमारे पास एरिया हमने छोटा छोटा रखा है, सब पूरे जोग्राफिकल एरिया को हमने डिवाइड कर दिया है, राइट। सो हमने क्या करना है, हमने इस पर लो पावर ट्रांसमीटर लगा दिए ताकि उनकी जो कवरेज है वो उन्हीं के अंदर ही लिमिटेड रहे, राइट। क्योंकि अगर लिमिटेड नहीं रहेगी तो इंटरफेरेंस के चांसेस होंगे। इंटरफेरेंस और ये सब क्या है ये हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे, राइट। सिग्नल मिक्सअप हो सकते हैं, तो दिस इज इंटरफेरेंस।
तो सकलैन आपको ये बात समझ आई, ये वाली स्लाइड समझ आई है कि हमने क्यों क्या किया है? जी मैम जी। हमने अपने लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करा, हम उनको सेल्स कह रहे हैं, और हम इनको लो पावर ट्रांसमीटर हमने बेस स्टेशन प्लेस किए हैं, राइट? So this was just a concept to move forward to our aim, to our goal. Now how will we reach there? It's another thing, right? तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। आपका यहाँ पे हाई पावर ट्रांसमीटर लगा है क्योंकि यहाँ पे पूरे जोग्राफिकल एरिया की बात हो रही है। यहाँ पे आपने इसको स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये स्मॉलर यूनिट्स आपके क्या हैं? ये हैं आपके हेक्सागन जो आपके नज़र आ रहे हैं, हेक्सागन शेप, जिनको हम सेल कह रहे हैं। इसीलिए आपका जो ये पूरा सिस्टम है उसको हमने सेल्यूलर सिस्टम कहा है, इसको सेल्यूलर टेक्नोलॉजी कहा है। वो ये जो नाम है वो इससे इन्फ्लुएंस होके हमने जो है बनाया है, सेल से इन्फ्लुएंस होके। जहाँ पर स्मॉलर यूनिट्स को सेल कह रहे हैं तो हम पूरी टेक्नोलॉजी को सेल्यूलर टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। इसीलिए आप जो अपने मोबाइल फोन्स यूज करते हैं उनको हम सेल फोन्स भी कहते हैं। दिस इज द रीजन, राइट? सो ये बात हो गई। इसके बाद हमने बात की सेल के आर्किटेक्चर के बारे में। हमने बात की है कि आर्किटेक्चर हमने कहा क्या होता है। एक चीज़ की लेआउट को हम, एक चीज़ के डिज़ाइन को हम आर्किटेक्चर कहते हैं। चाहे वो कोई सिस्टम हो, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी चीज़ हो, उसके डिज़ाइन को, उसके लेआउट को आर्किटेक्चर कहते हैं। सो बिगिनिंग विद दिस हमने ये कहा कि हमने ऑलरेडी सेल के बारे में हमने समझ लिया था कि व्हाट इज अ सेल। हमने उसके बेस स्टेशन की बात की थी। हमने कहा उसके अंदर बेस स्टेशन लगेगा, ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और यहाँ पे फिर से सेल को डिफाइन किया गया है, ठीक है? सो ये बात हम ऑलरेडी कर चुकी हैं। फिर हमने कहा कि इसके दो ही लोकेशंस हो सकते हैं, दैट इज सेंटर और फेरीफ्री। या तो सेंटर में प्लेस करेंगे या फिर आप फेरीफ्री में प्लेस करेंगे। तो जब आप सेंटर में प्लेस करेंगे तो आप ओमनी डायरेक्शनल एंटेना यूज करेंगे, एंड व्हेन यू आर प्लेसिंग इट एट द हेजेस, और आप उसके फेरीफ्री भी कहते हैं जिसको, तो वहाँ पे आप यूनी डायरेक्शनल एंटेना यूज करेंगे, ठीक है? सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। So can you please make me understand what is the reason behind this कि हम सेंटर में क्यों ओमनी डायरेक्शनल यूज कर रहे हैं और फेरीफ्री में हम क्यों यूनी डायरेक्शनल यूज कर रहे हैं? जी मैम क्योंकि सर्कल में जो हमारा जो बेस स्टेशन है वो लो पावर स्टेशन जो हमारा है वो सेंटर में है, इसीलिए वो हमारे पास तमाम डायरेक्शंस में वो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है, और एज में हमारे पास वो सिर्फ वो एक। ओमनी डायरेक्शनल कवरेज प्रोवाइड करें, ठीक है? ओमनी, उसकी जी जो कवरेज है वो ओमनी डायरेक्शनल हो, क्योंकि वो सेंटर पे है, ठीक है? अगर सेंटर में यूनी डायरेक्शनल यूज करेंगे तो एंटीना की डायरेक्शन बस जहाँ पे होगी बस वहां पे ही वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा, राइट? इसीलिए हमें ओमनी डायरेक्शनल चाहिए। सिंस यहाँ पे हेज में है, हेज एक्साइटेड सेल है, तो हमारे पास यूनी डायरेक्शनल एंटेना होना चाहिए, ताकि वो अगर यहाँ पे ओमनी डायरेक्शनल लगाएंगे, क्योंकि वो हेजेस पे है और हमने ओमनी डायरेक्शनल लगा दिया, तो वो यहाँ पे भी कवरेज दे रहा होगा, राइट, आउट ऑफ द सेल। तो इसीलिए हमें यूनी डायरेक्शनल यूज करना है ताकि वो विद इन द सेल कवरेज प्रोवाइड करे, राइट? सो नेक्स्ट हमने बात की थी फुटप्रिंट की। हमने कहा फुटप्रिंट क्या है? फुटप्रिंट इसका कवरेज एरिया है, देयर इज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, आफ्टर दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू दैट बेस स्टेशन इज नॉट डिटेक्टेड। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था कि हम फिर हमने कहा कि उसकी स्फेरिकल होती है नेचर। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी नेचर स्फेरिकल है। इस चीज को आपने जहन में रख लें क्योंकि आगे के स्लाइड्स में वी नीड दिस, राइट? सो हमने क्यों कहा कि ये एक्सपेक्टेड है कि ये स्फेरिकल है? क्योंकि उसके रेडिएशन जो है, जो रेडिएटर है आपका, उसका नेचर आइसोट्रोपिक नेचर है। आइसोट्रोपिक नेचर ये कि हम उसके कवरेज को कहीं से भी हम मेजर करें, हमें वो सिग्नल स्ट्रेंथ सेम देगा। इसीलिए अगर हम उसे प्लॉट भी करते हैं तो हमें स्फेयर बना के देगा, राइट? सो फिर हमने ये क्लस्टर की बात की कि क्लस्टर
की तरफ हम आए कि क्लस्टर क्या है भाई, फॉरेन से क्लस्टर की तरफ क्यों आए, वो इसलिए कि आगे जाके जो हम अपना एम, अपना गोल अचीव करेंगे, जो सेल्यूलर सिस्टम का है वो हम जानेंगे, वो विद इन थ्रू द क्लस्टर ही हमें समझ आएगा। तो क्लस्टर क्या है? क्लस्टर एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो डिसजॉइंट है। मतलब एक विद इन द सेल जितने भी क्लस्टर होंगे उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी? अलग होंगी, सेम नहीं होंगी। यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये जो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो आपको डिनोट हुआ हुआ नजर आ रहा है, ये एक क्लस्टर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये जो डिफाइन हो रहे हैं, ये एक्चुअली बता रहे हैं कि इन सब में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है जी। ये यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये एक अलग चीज है। जब तक डिफरेंट है नंबर्स, ठीक है, नंबर्स तो जस्ट एक डिनोट करने के लिए बताया, एक्चुअली यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो जब तक ये डिफरेंट हैं, आपका एक ही क्लस्टर चलता आ रहा है। जहाँ पे ये रिपीट हो रहे हैं, वो फिर दूसरा क्लस्टर आपका हो जाएगा। समझ आ रही है आपको बात? जी मैम। जी, सिर्फ सकलैन को समझ आ रही होती है बस, राइट। सो दिस इज अ क्लस्टर, ये है क्लस्टर की डेफिनेशन, सिर्फ मैंने अभी आपको समझाई है कि ये क्लस्टर एक्चुअली हाउ वी डिफाइन क्लस्टर। सो it is the combination or a group, or you can say a collection of cell that has different frequencies, right? So यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस नजर आ रहे हैं, यहाँ पे देखें, ये एक्चुअली हमें क्लस्टर के साइज बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लस्टर साइज 3 है, यहाँ पे आपका क्लस्टर साइज 9 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है। ये आप देखेंगे कैसे है, जब तक कि आपके फ्रीक्वेंसी सेम है, सॉरी डिफरेंट है, ठीक है। सो इट्स अ क्लस्टर। F1 F2 F3 कलर्स भी आप देखें, यहाँ पे कलर्स से भी डिनोट किया है, जैसे रेड ब्लू ग्रीन। फिर यहाँ पे आ जाता है रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, ये फिर कलर्स रिपीट हो रहे हैं, कलर से भी डिनोट कर रहा है। और ये यहाँ पे F1 F2 F3 इससे भी डिनोट हो रहा है क्लस्टर। सो जब तक कि ये डिफरेंट हैं फ्रीक्वेंसीज, इट्स जस्ट वन क्लस्टर। जब तक कि कलर्स रिपीट नहीं हो रहे, इट्स जस्ट अ वन क्लस्टर, राइट। सो यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे F1 F2 F3 है, ठीक है। तो द क्लस्टर साइज इज 3, राइट। यहाँ पे अगर आप देखें, आपका यहाँ पे क्लस्टर साइज देखें, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9, तो यहाँ पे क्लस्टर साइज क्या होगा? यहाँ पे 9 होगा। यस, यहाँ पे क्लस्टर साइज 9 होगा, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 7, राइट। ये आप देख रहे हैं, ये हेक्सागोन शेप जो है, ये आपके सेल को डिफाइन कर रहा है, ओके। तो यहाँ इसमें जो बोल्ड से मार्क हुआ है, कलर ब्लैक से मार्क हुआ है, ये इट्स अ क्लस्टर। और कितने सेल हैं इस क्लस्टर में? 4 सेल्स। 4 सेल्स हैं, एंड ऑल दीज 4 सेल में क्या हो रहा है? डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, सेम नहीं है, ठीक है। तो when they are not seen, that means that there is a single cluster, right? और यही क्लस्टर आपके पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में रिपीट हो रही होगी। समझ आ रही है आपको ये बात कि आपकी जो ये क्लस्टर है, ये आपके पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में रिपीट हो रहा होगा। रिपीट इन द सेंस कि यही बिल्कुल सेम क्लस्टर ये पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में कॉपी पेस्ट, आप आपकी जबान में कॉपी पेस्ट कहते हैं, तो ये पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में कॉपी पेस्ट हो रहा है, सेम जो क्लस्टर है, ठीक है। हम पूरा ज्योग्राफिकल एरिया यहाँ पे तो नहीं बना सकते, आपकी स्लाइड्स में तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इट्स जस्ट अ पार्ट। ये जो आप अगर इसमें देखें, जहाँ पे हमारे पास क्लस्टर साइज 3 है, तो ये एक पार्ट है ज्योग्राफिकल एरिया का, एक हमने पार्ट जो है हमने यहाँ पे स्लाइड में दिखा दिया है आपको। पूरा ज्योग्राफिकल एरिया हम यहाँ नहीं दिखा सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये जो आपके कलर्स देखे रिपीट हो रहा है, ये एक्चुअली आपका जो क्लस्टर है वो रिपीट हो रहा है,
ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझ आई हैं या नहीं? जी मैम, समझ में आ गई। और बाकी क्लास को समझ नहीं आई? यस मैम, आ रही है। तो ये चीजें आपने अगर नोट कर ली हैं अपने पास, तो एक बार दोबारा से आप इसे जो है रिपीट कीजिएगा पूरी तरह, ठीक है, ताकि इसका जो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट क्लास से इसको रिपीट करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू बर्डन मोर थिंग्स। ठीक है, मुझे यहाँ तक ही रहने देना है ताकि इसको आप एक बार दोबारा से देखें, इसको समझें, ठीक है। एंड देन क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आप देख रहे हैं हमारे पास 49 to 50 स्लाइड्स तो होंगी इसमें, राइट। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको समझाने के लिए शायद मैं इसको और ज़्यादा बड़ा कर दूं, क्योंकि अगर आप, ऐसा नहीं है कि ये इसके स्लाइड्स बढ़ जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएंगे। एक्चुअली आई थिंक कि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, चीज़ें समझ आएंगी आपको ज़्यादा बेहतर। तो अगर मैंने आपको अभी ही 50 स्लाइड्स एक ही क्लास में समझा दी है तो शायद ही आप समझ जाएं, लेकिन वो आपके जहन में नहीं रहेंगे till the examination. So I want you to understand it for lifelong. ठीक है, आप उसको अच्छी तरह समझें, जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है। You should understand it, you should repeat it if you have made some notes. It's good to make notes. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुने और आप रिकॉर्डेड लेक्चर के ही आश्रय में बैठे रहें। अगर कोई नोट डाउन करता है तो इट्स वेरी गुड। एंड बजिया, काइंडली जो आपने चीज़ें मुझे बताई हैं उसमें थोड़ा सा आप मिसकॉन्सेप्ट हो गई हैं, इसीलिए मैंने दोबारा रिपीट किया था, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और आई होप कि आपके नेक्स्ट क्लासेस जो हैं वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में हो, ताकि हमें बेहतर चांस मिले चीज़ों को आपको समझने का और मुझे समझाने का। So I want you to understand the overall lecture of that I have understood, made you understood today. Uh, Still you have a question up till now, you can ask me. एंड स्टूडेंट प्लीज आप पार्टिसिपेट करें, आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। एंड ये ऐसा टॉपिक है, इसमें कॉन्सेप्चुअल बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और मैं आपको पूछ भी सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस मैं आपको ऐसे ही सवाल पूछूंगी व्हाट इज द क्लस्टर एंड यू जस्ट गिव मी द आंसर, नहीं, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके स्टूडेंट्स। हेलो जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आर यू यस देयर? मैम। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को भी? नो मैम। ठीक है, फिर आई कैन आस्क यू इन द क्लास, देन क्विज भी हो सकता है, मैं आपको मार्क भी कर सकती हूँ। सो यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो आ गई हैं तो ठीक है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है आपके पास तो फिर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगेन आई विल से कि यू हैव टू रिपीट ऑल दीस थिंग्स बिफोर द सेकंड नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। Zarish, please send me the attendance list for this session, and this is all for today. ठीक है, ठीक है, फिर आप लोग you can leave the class and thank you for your time. अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।